ब्रह्मस्थली, गम्यस्थली दोनों रहस्य हैं। रहस्य के आधार और गम्यस्थली होने के आधार पर ही मतभेदों का होना आवश्यक रहा। इसी के साथ साथ अनेक विधि से प्रयोग अभ्यास का भी प्रयास हुआ। जितने भी प्रकार से इन तीनों विधाओं में प्रयास हुए, अभ्यास, साधन, योग, ध्यान से लेकर पूजा पाठ प्रार्थना तक, इन सभी कृत्यों के फलन के रूप में जो आश्वासन मिला वह मोक्ष और स्वर्ग। मोक्ष भी एक रहस्य, स्वर्ग भी एक रहस्य रहा और गम्यस्थली कहलाता रहा। आधार भी रहस्य होना इस प्रकार से रहा है। एक रहस्य से ही, रहस्य में ही शून्य ब्रह्म से ये सभी सृष्टि स्थिति लय हुई, अथवा भौतिक क्रियाकलाप से परे किसी वस्तु से सृष्टि स्थिति लय हुई। इस प्रकार शुरुआत रहस्य से और अंत भी रहस्य से हुआ। अंत शुभद, रहस्य स्वर्ग और मोक्ष से। शुभद इसलिए कि स्वर्ग और मोक्ष को आनंद है, रहस्य इसलिए कि रहस्य में इसका अंत होने से। इन्हीं तीनों प्रकार की संयुक्त आशय रूपी आदर्शवाद के अनुसार दृश्य दृष्टा दर्शन के बारे में, ब्रह्मवादियों के अनुसार ब्रह्म ही दृष्टा, ब्रह्म ही अपने संकल्प के अनुसार दृश्य और ब्रह्म ही दर्शन करने वाली दृष्टि है। वैसे ही अधिदेवी वाले भी कहते हैं, जो दस्तावेजों के अनुसार पढ़ने को मिलता है। उसके अनुसार शक्ति विद्या, शिव विद्या और विष्णु विद्या तीन प्रतिपादित है। शक्ति में ही संपूर्ण दृश्य सृष्टि स्थिति लय है। वैसे ही तीनों में ये देवाधीन है। सभी दृश्य इसलिए हैं कि दृश्य रूप में देवताओं का संकल्प है, देवता ही दृष्टा है, दर्शन करने वाला भी देवता है। इसी प्रकार अधिभौतिकवाद के अनुसार भी भौतिकता से अधिक ताकतवर कोई रहस्यमयी दृष्टा, दृश्य, दर्शन होने की बात कही गई। इसी क्रम में ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय के बारे में भी बात बताई गई। ब्रह्म ही अथवा देवता स्वयं में ही ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय के रूप में ध्यान, ध्याता, ध्येय ये सब हैं। कार्य, कारण, कर्ता के रूप में भी ईश्वर अथवा देवता को मानने के लिए तैयार हैं। ये पहले की आवाज़ इस रूप में ही रही है। भौतिकवादी विचार के अनुसार रचना भेद से चेतना भेद निष्पन्न होता है। इनका प्रमाण देखने को नहीं मिलता। भौतिक वस्तु ही चेतना का स्रोत माना गया। इस क्रम में पत्थर, मिट्टी को परीक्षण करने से कुछ दिखता नहीं है। सहअस्तित्ववादी नज़रिए से मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप होने का अध्ययन संपन्न करते हुए जीवन चैतन्य पद प्रतिष्ठा होने की स्थिति समझ में आता है। चैतन्य प्रकृति रूपी जीवन जागृति क्रम से जागृति पूर्वक मानव परंपरा में जागृति को प्रमाणित करना होता है। मानव परंपरा में शरीर और जीवन का सानिध्य आवश्यक है अथवा सहअस्तित्व आवश्यक है। जीवन में होने वाली 10 क्रियाओं के आधार पर जैसा अनुभव प्रमाण, अनुभव का बोध और संकल्प, संकल्प का साक्षात्कार एवं चित्रण, चित्रण का तुलन और विश्लेषण, विश्लेषण का आस्वादन और चयन, ये 10 क्रियाएं जीवन में संपादित होती हैं। यही 10 क्रियाएं जीवन जागृति के अनंतर प्रमाणित होते हैं। शरीर को जीवन मानने तक जीवन क्रियाओं में से 4.5 क्रियाएं ही संपन्न हो पाते हैं। शेष 5.5 क्रियाएं प्रमाणित नहीं हो पाते। इस संकटवश मानव प्रताड़ित होता रहे। स्वयं में अंतर्विरोध वश जीवन शक्तियाँ प्रमाणित नहीं हो पाने के संकट का वश प्रताड़ित है। इसी तरह शरीर को जीवन समझने का भ्रम समस्याओं का कारण बना और ब्रह्म पर प्रताड़नावश मानव व्याकुल एवं संकटग्रस्त रहता है। इसका प्रभाव द्रोह, शोषण, युद्ध सदा सदा से मानव कुल सिर पर ही नाच रहा है अथवा मानव इसे अपरिहार्य मान चुका है, जिससे घटिया तस्वीर मानव कुल का क्या हो सकता है। इससे घटिया तस्वीर मानव कुल का क्या हो सकता है, यह सोचने का बिंदु है, जबकि मानव इसे ही शान मानता रहा है। सहअस्तित्ववादी विधि से जीवन और शरीर का अध्ययन और सहस्थिति का अध्ययन, सहअस्तित्व में जीवन अविभाज्य रहने का अध्ययन,
सह अस्तित्व में संपूर्ण भौतिक रासायनिक क्रियाएं संपन्न होने का संपूर्ण अध्ययन करतलगत हो गया। रासायनिक भौतिक वस्तुओं, संपूर्ण प्रकार की वनस्पति संसार, जीव संसार और मानव शरीर रचनाएं संपन्न होने की कार्यकलाप का अध्ययन सुलभ हो जाता है। मानव शरीर में मेधस तंत्र सर्वोच्च समृद्ध रचना होने के आधार पर जीवन की कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता प्रकाशित होते हुए सोच विचार, कार्यकलाप, फल परिणाम के आधार पर और सोच विचार होते हुए अब कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति बिंदु की ओर शोध अनुसंधान करने के लिए प्रस्तुत हुए। क्योंकि द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध से हम छुटकारा पाना चाहते ही हैं, ये संभवतः सर्वाधिक भले आदमियों में स्वीकृत है ही। इसके लिए सह अस्तित्ववादी अध्ययन की आवश्यकता रही। सह अस्तित्ववादी सोच के अनुसार ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को ठीक ठीक अध्ययन किया जा सकता है। ज्ञाता के रूप में जीवन को, ज्ञान के रूप में सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान को पहचाना गया। जागृति पूर्वक मानवाकांक्षा, जीवनाकांक्षा और सार्थक बनाना ज्ञेय का तात्पर्य है। अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य को प्रमाणित करना है। यही ज्ञेय के सार्थक होने का प्रमाण है। इसी प्रकार दृष्टा, दृश्य, दर्शन की भी सार्थक व्याख्या हो पाती है। दृष्टा पद में जीवन, दृश्य पद में सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व, दर्शन के अर्थ में अस्तित्व दर्शन के रूप में सार्थक व्याख्या हो जाता है। ध्यान, ध्याता, ध्येय भी इसी क्रम में स्पष्ट होता है। ध्येय जागृति के रूप में, ध्यान समझदारी से संपन्न होने, समझदारी को प्रमाणित करने के क्रम के रूप में, ध्याता जीवन के रूप में पहचानने की व्यवस्था है। कर्ता कार्य कारण भी स्पष्ट है। कर्ता पद में जीवन, कार्य पद में मानव, देव मानव, दिव्य मानव, प्रतिष्ठा। कारण के रूप में सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व नित्य प्रतिष्ठा है। साध्य साधन, साधक के रूप में जो सोचा जाता था, सहअस्तित्ववादी नजरिए से साधक को पहचानने का तरीका बहुत आसान प्रयोजन से जुड़ा हुआ होना पाया जाता है। सहअस्तित्ववादी नजरिए से साधक मानव के रूप में पहचानने में आता है। साध्य के रूप में जीवन जागृति सुलभ हो पाता है। मानव स्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकार के रूप में जागृति ही पहचानने में आता है। ऐसे स्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकार समझदारी के रूप में और ऐसी समझदारी ज्ञान, विज्ञान, विवेक के रूप में पुनः स्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकार वैभवित होना पाया जाता है। यही जागृति का प्रमाण है। इस प्रकार साध्य कितना सार्थक है, अर्थात जागृत रूपी साध्य कितना सार्थक है, हर व्यक्ति सोच सकता है। साधन के रूप में शोध अनुसंधान के लिए कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, परंपरा के रूप में प्रमाण यही साधन है। प्रमाण संपन्न परंपरा अर्थात प्रमाण और प्रामाणिकता के धारक वाहक के रूप में मानव परंपरा जब अपने को प्रमाणित कर पाती है, उसी समझ में सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज का प्रमाण बना ही रहता है। सार्वभौम व्यवस्था में प्रमाणित होने में भागीदारी करना ही प्रमाण सर्वसुलभ रहता है। सार्वभौम व्यवस्था के अंगभूत रूप में ही मानवीय शिक्षा संस्कार वैभवित होना पाया जाता है। मानव परंपरा में सार्वभौमता का वैभव ज्ञान शिक्षा संस्कार पूर्वक ही सार्थक होना पाया जाता है। यही प्रमाण परंपरा का तात्पर्य है। ऐसे भी सामान्य सर्वेक्षण से पता लगता है। सार्वभौम अर्थात सर्वमानव में स्वीकृति। सहअस्तित्ववादी विधि से जितने भी विधा में अभ्यास, अध्ययन, कार्य, व्यवहार व्यवस्था में प्रमाण की कतार बना है, उसे हृदयंगम करना, अपने में जांच पाना, सार्थकता निरर्थकता को निश्चय कर पाना हर नर नारी के लिए अति सुगम होना पाया गया। मानव का साध्य वस्तु जागृति है, जिसका स्वत्व, स्वतंत्रता एवं अधिकार का स्वरूप ज्ञान, विज्ञान, विवेक, जिसका प्रमाण कार्य व्यवहार पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का स्वरूप है।
जो एक दूसरे से कड़ी के रूप में जुड़ा हुआ है। इसमें किसी कड़ी को विभाजित नहीं कर सकते। परंपरा के रूप में जो साध्य वस्तु है, मानवाकांक्षा, जीवनाकांक्षा, और उसे सहअस्तित्ववादी ज्ञान विवेक विज्ञान के बिना प्रमाणित करना संभव नहीं हो सकता। सहअस्तित्ववादी विधि से ही प्रमाणित हो सकता है। सहअस्तित्व कोई रहस्य या संघर्ष नहीं है, सहज रूप में सर्वमानव को समझ में आने वाला और सर्वमानव से आश्रित वस्तु है, क्योंकि हर मानव किसी की परस्परता में ही जीना और सुख पाना चाहता है। इस विधि से सहअस्तित्व की महिमा समझ में आता है। साथ में जीने के क्रम में सर्वप्रथम मानव ही सामने दिखाई पड़ता है। ऐसे मानव किसी न किसी संबंध में ही स्वीकृत रहता है। सर्वप्रथम मानव माँ के रूप में और तुरंत बाद पिता के रूप में, इसके अनंतर भाई बहन, मित्र, गुरु, आचार्य, बुजुर्ग, उन्हीं के सदस्य और आड़ोस पड़ोस में और भी समान संबंध में परंपरा में ही है। जीने के क्रम में संबंध के अलावा दूसरा कोई चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाता है। संबंधों के आधार पर ही परस्परता, प्रयोजनों के अर्थ में पहचान, निर्वाह होना पाया जाता है। इस विधि से पहचानने के बिना निर्वाह के बिना पहचानना संभव ही नहीं है। इसमें यह पता लगता है कि प्रयोजन हमारी वांछित उपलब्धि है। प्रयोजनों के लिए संबंध और निर्वाह करना एक अवश्यंभावी स्थिति है। इसी को हम दायित्व, कर्तव्य नाम दिया। संबंधों के साथ दायित्व और कर्तव्य अपने आप से स्वयं स्फूर्त होना सहज है। कर्तव्य का तात्पर्य क्या, कैसे करना, इसका सुनिश्चित होना कर्तव्य है। क्या पाना, कैसे पाना है, इसका सुनिश्चित और उसमें प्रवृत्ति होना दायित्व कहलाता है। हर संबंधों में पाने का तथ्य सुनिश्चित होना और पाने के लिए कैसा क्या करना है यह सुनिश्चित करना, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ी है। ये स्वयं स्फूर्त विधि से सर्वाधिक संबंधों में निर्वाह करना बनता है। जागृति के अनंतर ही ऐसा चरितार्थ होना स्पष्ट होता है। भ्रमित अवस्था में संबंधों का प्रयोजन लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है। भ्रमित परंपरा में सर्वाधिक रूप में संवेदनशील प्रवृत्तियों के आधार पर, सुविधा संग्रह के आधार पर और संघर्ष के आधार पर संबंधों का पहचानना होता है। सुदूर विगत से इन्हीं नजरियों को झेला हुआ मानव परंपरा मन स्वस्थता के पक्ष में वीरान निकल गया, जबकि सहअस्तित्ववादी विधि से मन स्वस्थता की संभावना सर्वमानव के लिए समीचीन सुलभ होना पाया जाता है। इसी तारतम्य में हम सभी संबंधों को सार्थकता के अर्थ में, प्रयोजनों के अर्थ में और संज्ञानीयतापूर्ण प्रयोजन के अर्थ में पहचान पाते हैं। इसका स्पष्ट रूप सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज के रूप में, इसका स्पष्ट रूप मानवाकांक्षा, जीवनाकांक्षा प्रमाणों के अर्थ में स्वीकार सहित और मूल्यांकन सहित कार्य, व्यवहार और व्यवस्था और आचरणों को परिवर्तन कर लेना ही सहअस्तित्ववादी ज्ञान, विज्ञान और विवेक का फलन होना पाया जाता है। मानवाकांक्षा यानी कि समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, सहज प्रमाण। जीवनाकांक्षा माने सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में गण्य है। कोई और पढ़ ले आगे। अठारह दृष्टा, कर्ता, भोक्ता। जागृत मानव परंपरा में मौलिक अधिकार संपन्न दृष्टा, कर्ता, भोक्ता के रूप में प्रमाणित है। सर्वाधिक देशों में ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, देवी, देवताओं को स्वीकारने के लिए मानसिकता को अध्यात्मवादी तैयार किए हैं। इसके लिए सदग्रंथ भी तैयार हुए और सारे धर्मों के मूल में देववाणी, ईश्वरवाणी अथवा आकाशवाणी के रूप में सदग्रंथों में लिखी हुई सदवाक्यों को माना गया। इसी को सदग्रंथ माना गया। ऐसी मान्यता के आधार पर ग्रंथ, ग्रंथ के आधार पर उपदेश विधि प्रचलित हुई। ऐसे सदग्रंथ तब तैयार हुए जब मानव एक देश के मानव सभी देश के साथ संबंध करने में समर्थ नहीं रहे। जब मानव ऐसा सामर्थ्य संपन्न हो गए, एक दूसरे समुदाय एक दूसरे के धर्म ग्रंथों को अध्ययन करने को तैयार हुए। इसमें पता चला कि
जिन बातों को हम अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार स्वीकारते हैं, दूसरे धर्म ग्रंथ उसको स्वीकारते नहीं है, फिर यह ईश्वर वाणी कहाँ है? इस प्रकार से धार्मिक मतभेद उलझता ही गया। सहज रूप में सबको यह स्वीकार होता है कि धर्म ग्रंथ होना चाहिए, साथ में यह भी मानसिकता में स्वयं स्फूर्त कल्पना आती है कि धर्म में कोई विवाद होना नहीं चाहिए। यदि विवाद होता है तो धर्म ही क्या हुआ? इस प्रकार की तर्क बुद्धि से सोचने वाले मानव भी इस धरती पर है ही। इसके बावजूद निर्विवाद धर्म ग्रंथ क्या होना चाहिए, यह हमें आदर्शवादी विधि से उपलब्ध नहीं हुआ। भौतिकवादियों के लिए धर्म ग्रंथ की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार हम साधारण मानव प्रताड़ित होते ही रहे। वह अंतर विरोध से भी बाह्य संसार के विरोधों में, द्रोह विद्रोह से, शोषण और युद्ध भय से पीड़ित होते ही रहे। इन सब के मूल में ईश्वर कृपा, देव कृपा को ही मानते आए। किसी भी क्षण हमें किसी भी मुद्दे पर राहत मिली, प्रसन्नता मिली, उसे ईश्वर, देवता या गुरु कृपा माना। इस प्रकार हम सामान्य मानव हर्ष विषाद को झेलते रहे। स्वयं में विश्वास न तो सामान्य कहलाने वाले, न ही विशेष कहलाने वाले के पास रहा। जबकि हर मानव में विश्वास के आधार पर राहत पाने की बात पहचानने में आती रही है, अभी भी वैसा ही है। जिन परस्परताओं में हम विश्वास कर पाते हैं, उसी में हम राहत पाते हैं। यह भले ही क्षण, दिन, वर्ष क्यों न हो, इसे ही हम ईश्वर, देवता, गुरु कृपा मानकर स्वयं को भुलावा देने का कार्य सदा सदा करते रहते हैं। जबकि मानव अपने कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता वश ही इस धरती पर अपने मनाकार को साकार करने में सफल हुआ है। यह स्वयं मानव का उपज नहीं है तो किसका उपज है? चाहे इसे हम समझे ना समझे, सोचा जाना एक आवश्यक मुद्दा है। इसी के साथ मनस्वस्थता को प्रमाणित करना ही मानव परंपरा में समाधान है। ध्यान देने का मुद्दा यहाँ यही है कि जो कुछ भी हमारे सम्मुख प्रतिबिंबित है, उसके मूल में कोई कर्ता पद है कि नहीं, करने वाला है कि नहीं। अगर इसके मूल में कोई कर्ता नहीं है तो विश्वकर्ता पद में आरोप गलत हो गया। अगर कर्ता नहीं है तो भोक्ता पद कैसा होगा? यदि ऐसा नहीं है तब दृष्टा पद का क्या हुआ? यह सब एक के बाद एक प्रश्न उदय होता रहा है। इन प्रश्नों का उत्तर आदर्शवादी विधि से नहीं मिल पाता है। सहअस्तित्ववादी विधि से जब सोचने विचारने लगे, निर्णयों को पहचानने लगे, तब पता लगा कि जो कुछ भी सहअस्तित्व में चारों अवस्था के रूप में कार्य कर रहा है, वह सब स्वयं स्फूर्त कर्ता पद में ही है। इस कारण क्रिया स्वयं में श्रम, गति, परिणाम के रूप में, विकास क्रम में, अर्थ में कार्य करता हुआ स्पष्ट है। इसी क्रम में परिणाम का अमरत्व, श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य के रूप में जागृति को पहचाना गया। परिणाम का अमरत्व पद विकास के अर्थ में, श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य, जागृति और जागृति पूर्णता के रूप में पहचानना संभव हो पाया है। इस प्रकार मानव
स्वयं जागृति पद का ज्ञाता, उद्ज्ञाता अथवा प्रमाणित करने योग्य इकाई है, यह समझ में आता है। उक्त सभी अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि सहअस्तित्व में अर्थात व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक एक वस्तुएं संपृक्त रहने से ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता वश स्वयं स्फूर्त विधि से क्रियाशील होना, इसके लिए कोई कराने वाला का जरूरत न होना पाया गया। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सभी रचनाएं अपने आप में क्रियाशील रहना देखने को मिला। ऐसी क्रियाशीलता ही श्रम गति परिणाम के रूप में, यही विकास क्रम में परिणाम का अमृतत्व विकास पद से ज्ञात होना समझ में आ गया। इसकी गवाही गठनपूर्ण परमाणु पद ही है, चैतन्य पद ही है। विकास क्रम में कर्ता पद स्पष्ट था। चैतन्य पद में जागृति क्रम में जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में जीव संसार और भ्रमित मानव परंपरा में जीने की आशा, विचार, इच्छा स्पष्ट हो गई। जीने की आशा को स्पष्ट करते हुए चाहना, न चाहना प्रमाणित हो गई। इसी के साथ चाहत के रूप में अर्थात जीने की चाहत के साथ सुखी होने का चाहत मानव से प्रकाशित हुई। इसके लिए मानव को साकार करना संभव हो गया, मनाकार को साकार करना संभव हो गया। इससे यह सुस्पष्ट हो जाता है कि सुखी होने की मानसिकता खुद की इच्छा के रूप में मानव में प्रकट हुई। इसके आधार पर पहले से कर्ता पद रहा, भोक्ता पद की अपेक्षा हुई, सुख भोगने की अपेक्षा हुई। इसके लिए दृष्टा पद का उदय होना अवश्यंभावी हो गया। ऐसा दृष्टा पद प्रतिष्ठा का प्रमाण ही है समझदारी। समझदारी ही दृष्टा पद ज्ञान तत्व के साथ ज्ञाता के रूप में प्रतिष्ठा संपन्न होना पाया गया। इस विधि से दृष्टा, कर्ता, भोक्ता पद को मानव ही प्रमाणित करता है। मानव जीवन और शरीर को संयुक्त रूप में ही वैभवित रहना पाया जाता है। चैतन्य इकाई की महिमा दृष्टा ज्ञाता पद संपन्नता को प्राप्त कर लेना ही है। फलस्वरूप प्रमाणित करने के अर्थ में मानव परंपरा में प्रमाणित करता हुआ कर्ता, भोक्ता पद में मानव वैभवित होना पाया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया, भौतिक रासायनिक संसार स्वयं स्फूर्त कर्ता पद में, चैतन्य पद जीवन अपने जागृति संपन्नता सहित दृष्टा ज्ञाता के रूप में होना पाया गया। दृष्टा ज्ञाता के रूप में कर्ता पद का उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता विधि से जीवनाकांक्षा, मानवाकांक्षा को प्रमाणित करने का सौभाग्य उदय होता है। इसके विपरीत भ्रमित रहने से समस्याओं से क्लेशित होना होता है। जहाँ तक रासायनिक भौतिक संसार है, यहाँ विकास क्रम में यथास्थिति में परिणामशीलता के आधार पर स्पष्ट हुई है। इस प्रकार कर्ता पद के साथ भोक्ता पद बना ही है, क्योंकि परिणाम का स्वरूप अनेक यथास्थिति में दिखाई पड़ता है। देखने का मतलब समझना ही है। समझना संपूर्ण वैभव महिमा जीवन में होना पाया जाता है। इस प्रकार चैतन्य संसार में दृष्टापद प्रतिष्ठा जुड़ गई। यह जागृति के फलस्वरूप स्पष्ट हुई। यही मुख्य मुद्दा है। ऐसे संपूर्ण रासायनिक भौतिक क्रिया में, जीव संसार में, भ्रमित मानव में कर्ता भोक्ता होने का गवाही सदा सदा से बना ही है। इसीलिए मानव कर्ता दृष्टा पद पूर्वक ही सार्थक सुफल होने की व्यवस्था है, भ्रमित अवस्था में नहीं। अस्तु दृष्टापद जागृत परंपरा का ही महिमा होना स्वाभाविक है। इसलिए मानव परंपरा को बनाए रखना
हम सब मानव के लिए सर्व शुभकारी सूत्र है, व्याख्या है। नित्यम यातु शुभोदयम। हेलो, ठीक है। तो जो अभी रीडिंग किया उसमें एक मार्क किया आप लोगों ने, है ना? तो एक एक करके उसको ले लेते हैं। कल हमने काल तक कर लिया था ना, उसके बाद प्राणावस्था, मानव शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में मानव, यहाँ से शुरू करना है। पेज 143, 144, 145, इस पे कुछ है? भैया 144, हाँ। फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट अध्याय में पुष्टि तत्व और रचना तत्व के योगफल में प्राण सूत्र, ये जो 3 वर्ड्स है, पुष्टि तत्व, रचना तत्व और प्राण सूत्र, तो अभी जो मेडिकल लैंग्वेज में जो डीएनए आरएनए है उससे मतलब कैसे जोड़ते हैं? अच्छा। क्या है एग्जैक्टली? तो पुष्टि तत्व बोल रहे हैं आपका प्रोटीन्स को, और रचना तत्व कह रहे हैं एंजाइम्स और हार्मोन्स को, और प्राण सूत्र कह रहे हैं आपके डीएनए आ रहे हैं, यानी आपका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको, जिसमें रेप्लिकेशन की ताकत है, सेल्फ रेप्लिकेशन जिसमें होता है उसको प्राण सूत्र कह रहे हैं। और सेल्फ रेप्लिकेशन का नाम ही रचना विधि है, वो भी एक जगह आता है। प्राण सूत्रों में रचना विधि स्थापित हुई, यानी वो एक से अपने आकार में कुछ चीज़ बनाता जाता है और फिर वो अपने आप से जुड़ जुड़ के कुछ रचनाएं बनती जाती हैं। और बताइए। हाँ, रचना तत्व है एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, है ना? और प्राण सूत्र जो है वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए को जिसको कहते हैं। भैया परमाणु से लेकर ये 4 अवस्था तक का जो पूरा विकास क्रम है उसको थोड़ा एक बार समराइज कर दीजिए। तो परमाणु, देखिए परमाणु जो है वो एक अपने आप में स्थिर इकाई है ना, निश्चित आचरण करता है। तो ऐसे 120 प्रकार के जड़ परमाणु एक चैतन्य। इन जड़ परमाणुओं के क्रियाकलाप में ये सब मिलके अणु बनते हैं, है ना, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बन जाता है ना। ऐसे अनेक अणु बन के अनेकों प्रकार का रसायन संसार तैयार हो जाता है। इसको रसायन कह रहे हैं। जब 2 प्रकार के परमाणु मिलके एक नए प्रकार का आचरण करने लगते हैं, इसको यौगिक क्रिया और उससे बनने वाली चीज़ को रसायन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक संसार जो है इसके अंदर इसकी परंपराओं में धीरे धीरे विकास क्रम के अंतर्गत चलते चलते ये और समृद्ध होते हुए इसमें अनेकों प्रकार के रसायन बन जाते हैं, और फिर इसी में एक स्थिति ऐसी जगह पहुंचती है कि उसमें रसायन संसार में पुष्टि तत्व, रचना तत्व बन जाता है, तैयार हो जाता है ना। तो प्रोटीन्स जो हैं या जिनको पुष्टि तत्व कह रहे हैं,
ये प्राण कोशिका के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, है ना, इनको जुड़ जुड़ के ये बनता है। और हार्मोन्स जो हैं वो बेसिकली कौन सा कहाँ जुड़ेगा उसमें रोल प्ले करते हैं और कितना जुड़ेगा ये सबको डिटरमिन करते हैं, रेगुलेटर्स हैं ये, है ना। तो ये दोनों के योग फल में ये प्राण सूत्र तैयार हो जाता है, जिसको हम बोल रहे हैं जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आरएनए। ऐसी चेन बन गई जो अपनी आइडेंटिटी को के अनुसार एक और वैसा बना लेता है, जैसे अपना उसका आकार है वैसे एक और बना लेता है ना। और उसके लिए वो जो मटेरियल है उसके वातावरण में उपलब्ध है उसको लेके जो अलग प्रोटीन्स वगैरह प्रस्तुत हैं, जैसे उसका एक स्ट्रक्चर बन गया जिसमें एक लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन्स है ना। तो वो बॉन्डिंग के माध्यम से ऐसी चीज़ों को सेलेक्ट कर करके एक और अपने जैसी चेन बना के फिर उसको वो चेन फिर छोड़ देता है, फिर दूसरा मटेरियल लेता है, फिर बनाता है, उसे छोड़ता है। ये जो छोड़ता है ये मिलके एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं आपस में। ये जो प्रक्रिया है इसको रचना विधि कह रहे हैं। इस विधि से प्राण रचनाएं तैयार होती है अलग अलग, है ना, एक कोशीय, दो कोशी, है ना, बहुकोशी। और ये तैयार होते होते अनेकों प्रकार की आपको वनस्पति संसार मिल जाता है ना। अब एक प्रजाति का वनस्पति संसार से अलग प्रजाति का वनस्पति संसार कैसे आता है, ये भी सेल्फ रेगुलेटेड मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, जितनी उसकी तादाद धरती पे चाहिए, जब वो या उस वातावरण की अनुकूलता के लिए चाहिए, जब उतनी तादाद हो जाती है तो उसी प्रजाति में उत्सवित होकर वो अगली प्रजाति को प्रकट कर देती है। इस विधि से एक प्रजाति से अगली प्रजाति का प्रकटन है ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो उसी को उस बोल रहे हैं उदातीकरण, है ना। वो होने से फिर नई प्रजाति आ गई, फिर उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी परंपरा विधि से, बढ़ते बढ़ते जब उसकी जितनी ज़रूरत है वातावरण में उतनी हो जाएगी तो उसमें फिर से ये प्रक्रिया घटेगी उदातीकरण की और अगली प्रजाति। ऐसे करते करते समस्त जो वैरायटी डाइवर्सिटी है वो आपकी स्थापित हो जाती है प्राणावस्था में। इसी क्रम में आगे की जो वो है स्वेदज संसार, जो भूचर, नभचर, जलचर, है ना, कीड़े मकोड़े जो हैं सारे, ये सारा तैयार हो जाता है ना। प्राणावस्था से अलग जीवावस्था में क्या, उनमें मूवमेंट की जो वो है एबिलिटी है। मूवमेंट की एबिलिटी के लिए उन स्ट्रक्चर्स के अंदर उनके जो शरीर, अब उनको शरीर बोलना इसलिए शुरू किया क्योंकि उसमें एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के मूल में कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी चाहिए जो कि उसका मेधस तंत्र या नर्वस सिस्टम है ना। तो जीव संसार की शुरुआत नर्वस सिस्टम से हो रही है ना। तो बहुत ही जो जिनको कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर, जैसे अर्थ फॉर्म्स हो गए, लीचेस हो गए, इनके अंदर एक नर्व होती है और उसमें वो रेंगते हुए चलते हैं ना। उससे भी और छोटे होते हैं ऐसे, है ना। तो बहुत सिंपल वो हैं जीव। उसके बाद उसी में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई उसी विधि से। तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है वो वही उदातीकरण विधि से बढ़ती जा रही है और अलग अलग शरीर रचनाएं बनती जा रही हैं जो पहले से और विकसित और विकसित और विकसित और विकसित ऐसे होता जा रहा है। फिर एक आता है समय जब इसके अंदर समृद्ध मेधस तंत्र बन जाता है। समृद्ध मेधस तंत्र का मतलब हो गया उसका जो नर्वस सिस्टम है उसकी एक मैच्योरिटी लेवल आ गया। अब मैच्योरिटी लेवल आने से क्या है, अब वो जीवन के संकेतों को ग्रहण करके व्यक्त कर सकता है, मतलब जीवन उसको अपने अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग कर सकता है। तो फिर ऐसे जीव संसार सजता है जो जिसको जीवन चलाता है। ऐसे तो ऐसे पशु पक्षी हो गए बहुत सारे। इसी क्रम में उनकी प्रजातियां बढ़ती गईं और जो विविधता चाहिए वातावरण के संतुलन में होती गई। फिर एक क्रम में आके मानव शरीर रचना होती है। मानव शरीर रचना में जो मेधस तंत्र है वो समृद्धिपूर्ण है, उसकी मैच्योरिटी कंप्लीट है। कंप्लीट मैच्योरिटी होने की वजह से उसके अंदर जो जीवन है उसमें से अपने को पूर्णतः व्यक्त कर पाता है। तो उसमें से आशा, विचार, इच्छा, है ना, बोध और अनुभव सब व्यक्त हो सकता है। इसलिए उसमें जागृति होने की संभावना है। इस क्रम में पूरा सजा है। और बताइए। हाँ, इसका मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा ह्यूमन की है, ब्रेन की। उसका जो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और एडवांस्ड है ना। जैसे आज से 10 साल पुराना वाला
कंप्यूटर था, आज वो ज़्यादा मैच्योर है जो आज बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, बताइए। ये 144 पेज पर हाँ, जो लिखा ना, यही पुष्टि तत्व और रचना तत्व अपने आप में विविध होने के रूप में प्राण सूत्र और प्राण सूत्र का रचना, यही उष्मा संयोग विकिरण संयोग से कंपनवश प्राण सूत्रों में रचना विधि सहित श्वसन क्रिया का प्रकाशन होता है। ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए। तो इसमें बोल रहे हैं इसके लिए जो संयोग बनता है ऐसी क्रिया होने के लिए, रासायनिक संसार से ये जो पहली प्राण रचना बन रही है उसके लिए उसमें कुछ प्रकार की रासायनिक ऊष्मा, रासायनिक ऊष्मा का मतलब कोई केमिकल एनर्जी की जरूरत है एक। फिर उसमें बोल रहे हैं विकिरणीय संयोग से कंपनवश, तो ये जो विकिरणीय रेडिएशन जो है ना, उसके अंदर मूल में रेडिएशन के मूल में वो है आपका ब्रह्मांडीय किरणें है ना, और धरती पे पाए जाने वाले जो विकिरण, इनके संयोग से उसमें एक कंपन होता है और इसके चलते चलते वो उसके अंदर ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हाँ, श्वसन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नहीं, मतलब वो आकर्षित और जो विकर्षित होता है उससे भी एक तरह का उनमें कुछ कंपन जैसा तो कंपन तो बहुत सारी जगह अलग अलग विधि से है ना। तो ये बोल रहे हैं कि केमिकल जो वो है उसके अंदर उसका जो ये जो एक पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था वाला जो परिवर्तन हो रहा है ना, इसके लिए श्वसन प्रक्रिया जो है वो मुख्य प्रक्रिया है ना। तो वो जो प्रक्रिया है उसके लिए ये संयोग बनते हैं है ना, ये निश्चित संयोग है और ये उसके लिए धरती की एक प्रकार की स्थिति रहती है उस वक्त, उसमें वो बनता है। क्योंकि एक बार एक प्राण रचना बन गई उसके बाद उस संयोग की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अब तो प्राण रचना से प्राण रचना का क्रम सज जाएगा ऐसे। भैया इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बेस लाइन 143 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसमें है अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में ही बताया है कि इस ढंग से नीचे से 7th लाइन, इस ढंग से किरण विकिरण उष्मा के संयोग से ही संपूर्ण यौगिक क्रिया होने की पृष्ठभूमि रही है। तो ये सन को ही बोला है ना, उसी के किरण विकिरण और उसका ही हीट उष्मा उसी के, नॉट नेसेसरीली सन का ही हो है ना, वो धरती के ऊपर होने वाले भी मटेरियल है ना, उनकी भी तो किरण विकिरण है। सन का भी एक वातावरण में प्रभाव रहता ही है ना, वो भी है ही, बट जरूरी नहीं है सन का हो। जैसे हम बात कर रहे हैं ना, धरती के मतलब समुद्र तल में इतने सारे जीव जंतु देखने को मिलते हैं, वनस्पति मिलते हैं, अंधेरे में भी सन का रोल है बहुत मेजर, बट लेकिन हम ये नहीं कह सकते सन ही है वो किरण विकिरण का स्रोत। विकिरण तो बहुत सारा ब्रह्मांडीय किरणों से भी है और धरती पे पाए जाने वाले जो अजीर्ण परमाणु हैं उनसे भी है। ये उसके आगे वाले लाइन में ये विकिरणीय द्रव्य भी बोला है, तो उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है, द्रव्य का मतलब मटीरियल, विकिरणीय मटीरियल यानी रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है जिसमें से रेडिएशन आ रहा है ना, जैसे यूरेनियम हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई, ये सब हर ग्रह गोल के अंदर रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं, उनका रेडिएशन है। तो धरती का भी ऐसा एक रेडिएशन है, चंद्रमा का भी एक ऐसा रेडिएशन है, मार्स का भी है, जुपिटर का भी, सबका है। तो इन सब का कंबाइंड इफेक्ट को कॉस्मिक रेज या ब्रह्मांडीय किरणें कहते हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही। हाँ, वान एलन बेल्ट है, हाँ, वो अपना जो पृथ्वी का जो है उसी का वो इफेक्ट है ना। ये ब्रह्मांडीय किरण आपने जैसे बोला, सबका कुछ ना कुछ रोल है। जैसे चंद्र का
वैसे ही ये पृथ्वी का ही है ना इफेक्ट। नहीं, मैं वैन एलन समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो। वैन एलन बेल्ट है हाँ, वो, जो जैसे आपने बताया ब्रह्मांडीय किरण मतलब सभी ग्रहों का एक कंबाइंड जो हाँ, किरण बनता है, हाँ, उसी को ब्रह्मांडीय किरण बोला, हाँ, मतलब कंबाइंड इफेक्ट कुछ। हाँ। वैसे ही ये पृथ्वी का कुछ इफेक्ट है जो किरण है। नहीं, वो जो बेल्ट है वो तो एक तरीके से कुछ पार्टिकल्स हैं वहाँ पे, हाँ है ना, और वो पार्टिकल्स हैं या एक इफेक्ट है मतलब धरती के मैग्नेटिक फील्ड का, है ना, और वो जो सोलर रेडिएशन आता है ना, वो सोलर रेडिएशन को वो डिफ्लेक्ट करता है, डिफ्यूज करता है ना, वो उसका काम है। ओके। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप इसमें? मतलब वो पृथ्वी का जो अर्थ का मटेरियल है उसी के कारण वो बेल्ट है ना। हाँ, उसी के कारण है, उसी धरती की ही रचना के का एक प्रभाव है वो। हाँ, ठीक। जैसे भैया एक चर्चा में आया था कि जो एटॉमिक मटेरियल है पृथ्वी हाँ, के कोर में, हाँ, उस जो अगर वो ज़्यादा निकालेंगे तो वो हमारी जो सरफेस है अर्थ की वो विघटित हो जाएगी, ऐसा कहीं पे आता है। हाँ, तो चंद्रमा है और काफ़ी सारे प्लैनेट्स है, उस पर भी सरफेस है। हाँ। तो उसका मतलब भी उसी सरफेस ठोस होने की वजह वहाँ पे भी ये एटॉमिक जो भी है मटेरियल वही होगा। देखिए, जो स्ट्रक्चर्स हैं धरती के सभी ग्रहों के, वो मतलब पूरा कोई स्टेबलाइज्ड बैलेंस है ना। तो हम बैलेंस में कोई भी चीज़ डिस्टर्ब करते हैं तो बैलेंस बिगड़ेगा। प्राकृतिक विधि से वो बिगड़ता नहीं है ना। तो उसका एक अपना स्ट्रक्चर है। अब जैसे पेड़ है, उसकी जड़ है, तना है, सब है। अब उसकी जड़ को डिस्टर्ब करिए, गिर जाता है पेड़, है ना। ऐसे ही सभी जगह पे है वो। लेकिन मैं यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे पृथ्वी बनने में भी इसका रोल है, एटॉमिक जो मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसका रोल है। सब बिल्कुल है। हाँ, तो वहाँ पर भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं ना। हाँ, बाकी सभी जगह पे उसका रोल है। जो भी देखो, धरती के बनने में, ग्रह गोल के बनने में बहुत सारी चीज़ों का रोल रहता है। मटेरियल ऑर्डर का मतलब जितने भी खनिज हैं, जितने भी परमाणु हैं, वैरायटी है, उनका अपना अपना रोल है उसके अंदर सबका। उसके बेसिस पे बनता है। कहने का मतलब अगर मानव के पास ये ताकत हो कुछ मटेरियल इकट्ठा करके ग्रह गोल बनाने की, तो वो कर नहीं सकता। वो प्राकृतिक विधि से ही होता है। आप मटेरियल को इकट्ठा करके ऐसे नहीं कर सकते कि बेलो के चलो ऐसे एक गोला बना के हम रख दें, है ना। मान लीजिए फिजिकली फिजिबल भी वैसा प्रोसेस वैसा नहीं है। वो एक अपने आप में प्रोसेस है जिससे बनते हैं वो। अभी जो प्रकृति में हम 4 अवस्थाएं देखते हैं, तो जैसे प्राण अवस्था नहीं रहेगी तो उससे ऊपर की जो मतलब ज्ञान अवस्था है उसको तकलीफ होती है। तकलीफ नहीं रहेगी, नहीं। हाँ, सॉरी, रहेगी ही नहीं। हाँ। तो मेरा प्रश्न मतलब इस तरह से है कि भाई अगर कुछ हो और मानव ही ना रहे तो उससे नीचे की अवस्था में क्या वो संतुलन में मतलब कुछ उसके ऊपर फर्क पड़ जाता है? नहीं, वहां पे फिर से प्रक्रिया चल के आगे फिर कभी फिर आएगा मानव। मतलब जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था में कुछ होता है तो उससे नीचे की अवस्था में फिर से वही पूरी प्रोसेस होना। अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। ये बढ़िया है। दूसरी और भी धरतियां जहाँ पर ये चारों अवस्थाएं होंगी, तो वहाँ पर भी जो जीव अवस्था है या मानव ज्ञान अवस्था है, तो उनके शरीर की रचना अलग हो, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल ही है ना वो। अरे यहीं पे धरती पे देखिए ना, भारत के लोग कैसे दिखते हैं, चीन के कैसे दिखते हैं, जापान के कैसे दिखते हैं। मैं उसके साथ एग्री हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि शरीर रचना है, मतलब यहाँ पर जैसे जीव जानवर है, अगर कोई दूसरी धरती है तो वहाँ पर उससे अलग शरीर रचना वाले जीव जानवर भी हो सकते हैं। भारत के जो जीव जानवर हैं, अफ्रीका के जो हैं, अमेरिका के जो हैं, इनमें अंतर है कि नहीं है? वैसे ही है। भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से वो होते हैं। जिस भौगोलिक परिस्थिति, तो उधर के जो अगर अलग टाइप का होगा थोड़ा, तो उधर अलग टाइप के जानवर होंगे। पर उनका हाँ, तो उनका स्वभाव तो वही रहेगा, धर्म वही रहेगा। रूप और गुण में कुछ अंतर होंगे। वही क्रूर अक्रूर के रूप में मिलेंगे, जीने की आशा के रूप में मिलेंगे।
ठीक है, बताइए। हाँ, तो देखिए किरण और विकिरण का जो बेसिक स्रोत है वो ये परमाणु के स्तर पे जो परमाणु, पिछली बार बात हुई थी हमारी, परमाणु में परिवेशी अंश है ना, वो वर्तुलात्मक गति कर रहे हैं, है ना, और वो नाभिकीय अंशों के प्रभाव क्षेत्र में कर रहे हैं, है ना, तो उसकी वजह से उसमें ताप, विद्युत और ध्वनि है ना, ये उसके अंदर कार्य ऊर्जा के रूप में निष्पन्न होती है। भू के परमाणुओं में ऑर्बिट से ही वो परमाणु के बाहर की ओर परावर्तित होती है, ऑर्बिट से ही बाहर की ओर परावर्तित होती है, इसको बोला किरण। ठीक है, अजीर्ण परमाणुओं में ऑर्बिट से वो नाभिक में जाती है, नाभिक जितना पचा पाता है उतना पचा के बाकी को वो परावर्तित करता है। वो परावर्तन जो है उसको हम बोलते हैं विकिरण। नाभिक से जो ताप, ध्वनि, विद्युत का एक अलग स्वरूप होता है। क्या अलग स्वरूप होता है? उसकी फ्रीक्वेंसी और हाई हो जाती है बस। उसका कारण क्या है? उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। अब ऑर्बिट की वेवलेंथ देखिए, ऑर्बिट का सर्कल इतना बड़ा है और नाभिक की वाइब्रेशन छोटी सी है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ जाता है, तो वो ज़्यादा इंटेंस है। अच्छा, वो न्यूक्लियस से है तो न्यूक्लियस तक पेनिट्रेट करता है, क्योंकि वाइब्रेशन छोटी होती है, ऑर्बिट को क्रॉस कर सकता है। इसलिए जो एक्स रेज, गामा रेज हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को तोड़ सकते हैं, इसलिए तोड़ सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। प्राकृतिक विधि से मॉडिफाई करने के लिए, जैसे एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में परिवर्तन होने के लिए विकिरणीयता का होना बहुत जरूरी हो गया। न्यूक्लियर चेंजेस के लिए गामा रेज, एक्स रेज का होना जरूरी हो गया। हाँ, इसमें एक जुड़ा मुद्दा ये भी है, एक इसको कहते हैं जो रेडियो एक्टिव मटेरियल में एक डीके की बात आती है। डीके में क्या होता है कि उसके अंदर जो विस्थापन क्रिया हो रही है, विस्थापन क्रिया में क्या होता है, वो परमाणु, भारी परमाणु टूट के उसमें से कुछ अंश चले जाते हैं, वो हल्का परमाणु बनता है ना, तो या दो टुकड़े हो जाते हैं या कुछ ऐसा, तो उसमें कुछ पार्टिकल एमिशन भी होता है ना। वो उसको विकिरण नहीं कह रहे हैं। विकिरण किसे कह रहे हैं? ये जो ऊर्जा का जो ट्रांसमिशन है उसमें से, है ना, उसको हम कह रहे हैं विकिरण। ठीक है, उसको विस्थापन कह रहे हैं। हाँ, मतलब भारी परमाणु है, उसके एक छोटा टुकड़ा बन गया, एक हल्का परमाणु बन गया, तो इसको उसमें कभी इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, कभी कुछ अल्फा पार्टिकल निकलता है, ये सब डीके के रूप में है ना। तो आप मटेरियल को रखेंगे तो उसमें पता चलता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल में पढ़ सकते हैं आप, ये सब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़ते ही होंगे लोग। हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं, पहचानना अगर बदल जाएगा तो निर्वाह तो बदल ही जाएगा, वो तो ठीक बात है। लेकिन देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? जो संतुलन बना हुआ है दो ग्रहों के बीच में, उसके लिए जरूरी है, वो तो सही बात है। हाँ, तो वो मटेरियल को हम इतना, मतलब अभी मालूम नहीं उसमें क्या कितना हमें उसको मतलब मॉडिफाई करना पड़ेगा उससे जाके, तो ये मेरे को लगता नहीं बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों को लेके, है ना, कि भाई हम कितना मॉडिफाई कर देंगे कि हमारा सोलर सिस्टम के अंदर हम बैलेंस बिगाड़ देंगे धरती का, ऐसा तो मेरे को अभी संभावना नहीं लगती, क्योंकि वो रहेगा तो धरती पे ही मटीरियल, है ना। तो लेकिन वो सब कैलकुलेशंस करने की हैं, वो क्या कितनी होगा वो तो मतलब एक मैथमेटिकल इशू है, वो उसको पढ़ा जा सकता है अगर इच्छा हो तो। कहने का मतलब है हमें सदुपयोग करना चाहिए, प्रयोजन के अर्थ में करना चाहिए, जो चीज़ जहाँ है उसका अपना वो है। ये भी नहीं कह रहे हैं कि यूज़ नहीं करना है, समझ कर यूज़ करना है, इस बात को कहा जा रहा है।
ठीक है। हाँ जी। भैया आपने अभी बोला कि जो विकिरणीयता है उसमें पार्टिकल होते या नहीं है, वो एक बार फिर से नहीं होता पार्टिकल, वो एक्सरेज और गामा रेज ही हैं। हाँ वो न्यूक्लियस से आती हैं। न्यूक्लियस से क्यों आती है कि अजीन परमाणु में जो ये जो कार्य ऊर्जा ऑर्बिट में होती है, क्योंकि उसकी मूवमेंट हो रही है ना, वहाँ पे पैदा होती है, वहाँ से वो नाभिक में जाता है, न्यूक्लियस में, वो जो बाहर से ऑर्बिट से वो न्यूक्लियस में भेजता है। न्यूक्लियस जितना पचा पाता फिर न्यूक्लियस से उसका ट्रांसमिशन होता है या परावर्तन होता है। हुई ना। हाँ, ऊर्जा ही तो है, रेडिएशन कह रहे हैं ना उसको। रेडिएशन के लिए दूसरा नाम, मतलब ये जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है इसके लिए ही नाम है विकिरण। एक्सरेज गामा रेज ही हैं विकिरण, पार्टिकल्स नहीं है उस रूप में, अल्फा या बीटा पार्टिकल्स नहीं। तो ये जो भूखे परमाणु है उसमें ध्वनि ताप विद्युत है वो ऑर्बिटल पार्टिकल से वहां से एमिट होता है। हाँ, ऑर्बिट से और emit हाँ, होता है। और जो अजीर्ण है उसमें वो सेंटर से, न्यूक्लियस से होता है। हाँ, वो होता हाँ। तो ध्वनि ताप विद्युत ही है। हाँ। इसलिए उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो वो पेनिट्रेटिंग भी ज्यादा है। बस इतनी सी बात है, बिल्कुल सार भाग आ गया। तो भैया इसमें से एक प्रश्न और बन रहा है कि हाँ। रेडियो एक्टिव मटेरियल में से विकिरण भी निकल रहे हैं और पार्टिकल्स भी निकल रहे हैं। हाँ, तो पार्टिकल तो कोई एटम डिके हो गया, मतलब उसका स्ट्रक्चर जो है उसमें से विस्थापन हो गया, तब होगा। तो वो एक इवेंट है, तो उसमें क्या है, उसकी कोई निश्चितता हम ऐसे नहीं बोल सकते। तो इसलिए हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है उसका, कि एक इतना यूरेनियम लेके आप रखेंगे तो इतने टाइम में वो आधा हो जाएगा, इस तरीके से बोलते हैं। वो एक अप्रॉक्सीमेशन है ना, एक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे बोला हुआ कैलकुलेशन होता है ना, स्टैटिस्टिकल मॉडल है वो। केमिस्ट्री में ऐसे बोलते हैं, थोरियम और रेडियम होता है, हाँ। यूरेनियम, हाँ। वो डीके होते होते लेड तक जाता है। हाँ। और रेज भी निकलता है, अल्फा बीटा भी रेज। हाँ। इसके अल्फा बीटा तो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स, हाँ। पर क्योंकि वो कंटिन्यूसली आते हैं इसलिए रेस बोल रेस देते हैं, क्योंकि बोलते वो एक परमाणु से नहीं हो रहा है ना, हाँ। बहुत सारे परमाणु हैं उधर, है ना। एक मोल भी होगा तो 6 × 10⁻23 होगा ना। इतने तो नंबर ऑफ एटम्स हैं उसमें एक मोल में, यानी मान लीजिए यूरेनियम हो गया तो कितना 235 ग्राम्स के अंदर इतने एटम्स होंगे उसके अंदर, है ना। तो वो धीरे धीरे करके टिके, और तो एक रेट पे वो आते रहते हैं अल्फा बीटा पार्टिकल्स, है ना। पर साथ में रेडिएशन तो आ ही रहा है उस मटेरियल में से, बिकॉज वो कंटिन्यूसली, वो तो एनर्जी कंटिन्यूसली पैदा हो रही है ना, कार्य ऊर्जा जो है उसकी। और रेज है, वेव्स कह सकते हैं हम रेज को। हाँ, वेव फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है ना। तो वेव्स फॉर्म तब होता है जब पार्टिकल्स मूविंग करता है। वो तो फिर आप क्वांटम फिजिक्स पहले पढ़ लीजिए ठीक से, फिर बात करेंगे इसमें हम, क्योंकि वेव और पार्टिकल की जो बात है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव है कि नहीं है ये बताइए। उसे हैं, और वो पार्टिकल है कि नहीं है। हमने ऐसा सीखा है कि पार्टिकल्स मूविंग करते हैं तो वेव्स फॉर्म में। नहीं, अभी उस पर बाद में आइए, पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सुना ये नाम? हाँ, है ना, जैसे अपनी विजिबल स्पेक्ट्रम में लाइट है ना, या एक्सरेज है या गामा रेज है, ये जो है ये वेव है या पार्टिकल है, ये मैं पूछ रहा हूँ। फिजिक्स क्या कहती है, आपने जो पढ़ा है उस केमिस्ट्री क्या कहती है? पार्टिकल्स है, दोनों कहती है। आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें उसके हिसाब से पार्टिकल है, और बाकी जो वेव नेचर वाले तो पहले से ही कर रखे थे, बहुत सारी डिफ्रैक्शन होता है उसके अंदर, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, तो डुअल नेचर है इसको बोलते हैं। तो अभी उस पर रहने दीजिए उसको, उसकी अभी जरूरत नहीं है, जागृति के लिए बहुत जरूरत नहीं है उसकी। क्या उसके लिए बेसिक होमवर्क पहले करने की जरूरत है? उस जो हम जिस बेसिस पे जो बात ला रहे हैं ना, उस पर अभी हमारे का अधिकार नहीं है। या तो हम फिजिक्स ठीक से पढ़ लें, केमिस्ट्री ठीक से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, फिर तो चर्चा हो इन पे। ठीक है, चलिए आगे। ब्रेक, चलिए ब्रेक।